गुड मॉर्निंग टू ऑल द अटेंडी। मैं सुरुचि गुप्ता वेलकम करती हूँ आप सभी का आज के मोस्ट अवेटेड सेशन बजट एक्सपेक्टेशन 2021 में। इस टाइम के वेल रेनाउंड स्पीकर है सीनियर रिसर्च एनालिस्ट मिस्टर जैन। इनका 15 ईयर प्लस एक्सपीरियंस रहा है स्टॉक एनालिसिस में एंड स्टॉक मोमेंटम पर। सर ने काफी सारे वेबिनार अटेंड किए हैं बेसिकली स्विंग ट्रेडिंग पे। इसका काफी अच्छा इम्पैक्ट भी रहा है अपने ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स के ऊपर। 2020 की जो इंडियन इकोनॉमी रही है वो काफी चैलेंजिंग रही है एंड इस बार फर्स्ट पेपरलेस यूनियन बजट पेश करेंगी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ऑन 1 फरवरी 2021। इसी के चलते लक्ष्मी श्री ने एक वेबिनार ऑर्गेनाइज किया है जिसका बजट एक्सपेक्टेशन हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं एंड बाजार का मोमेंटम कैसे रहेगा एंड हमें कैसे रिएक्ट करना है, इसके ऊपर ओवरऑल सेशन कंडक्ट है आज के लिए। एंड इसके रिनाउंड स्पीकर है अंशुल जैन सर। बट उससे पहले इसके की हाईलाइट्स एंड इकोनॉमिक एक्सपेक्टेशन के लिए वी वुड लाइक टू वेलकम आवर सीनियर रिसर्च एनालिस्ट मिस्टर अंशुल जैन। Sir, I welcome to you and over to you. Thank you, Suruchi. Good morning, everybody. Year 2020 एक बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड चैलेंज लेके आया था दुनिया भर के लिए, सेंट्रल एजेंसीज के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट्स के लिए, सेंट्रल बैंक्स के लिए, WHO के लिए। एक पेंडेमिक आया था कोरोना, जिसकी वजह से एक पूरी इकोनॉमी या वर्ल्ड इकोनॉमी एक 360 डिग्रीज या 180 डिग्रीज कह सकते हैं एक टर्न ले चुकी है। तो हम जहां पहले ऑफिस में काम करते थे, हम घर से बाहर निकलते थे, ऑफिस जाते थे, दुकान जाते थे या अपने वर्क प्लेस जाते थे। इन शॉर्ट हम घर से निकल के काम करने बाहर जाते थे। बट कोविड आने के बाद से जब पूरी दुनिया में लॉकडाउन्स लगे तो एक नया कल्चर चालू हुआ जो पहले बहुत लिमिटेड था। एक सिलेक्ट आईटी कंपनीज में, वो भी यूएस की आईटी कंपनीज में, बाकी कहीं पे वो कॉन्सेप्ट नहीं था। बट अब ग्लोबली वो कॉन्सेप्ट आया है वर्क फ्रॉम होम का। तो अब जब लोग वर्क फ्रॉम होम करने लगे हैं तो एक चेंज आया है कि आप जो कम्यूटिंग आवर्स आते थे आपके, कि आप ऑफिस घर से निकल रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं और ऑफिस से निकल रहे हैं, घर आ रहे हैं, तो जो ये कम्यूटिंग का टाइम था जो 3 घंटे 4 घंटे वेस्ट होते थे, ये कुछ हद तक अब प्रोडक्टिव होने लगा है और कुछ लीजर में भी कन्वर्ट हुआ है जहां लोग एंटरटेन होना चाहते हैं। तो एक गेमिंग इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री थी जिसमें एक क्रांतिकारी बदलाव आया, जहां पहले हम कंसोल से गेम खेलते थे, पहले निंटेंडो या इस तरह के टीवी वीडियो गेम्स हमने अपने बचपन में खेला, जहां मारियो खेलते थे या कॉन्ट्रा खेलते थे। तो अब उससे फिर थोड़ा सा अपग्रेड हुआ, एक्सबॉक्स आया, निंटेंडो आया, PS2 आया, फिर PS3 आया, PS4 आया, आज की डेट में PS5 आया। अगर हम जियो को देखें तो जियो ने जियो प्लेटफॉर्म के थ्रू एक पूरी इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज किया है। ये एक वर्चुअल रियलिटी काइंड ऑफ गेमिंग ला रहे हैं जो अपने ब्रॉडबैंड से चलेगा। तो इन शॉर्ट गेमिंग इंडस्ट्री जो थी, जो ऑफलाइन मोड से थी, ब्रिक एंड मोटार से, वो उठ के एक ऑनलाइन इंडस्ट्री में जाने लगी जहां पे ब्रॉडबैंड या इंटरनेट पेनिट्रेशन काफी अच्छा हुआ है। तो इसका एक चेंज आया। एक यूएस में कंपनी थी गेम स्टॉक्स, ये इनका काम था, इनके मल्टीपल स्टोर्स थे, ये गेमिंग के कंसोल्स बेचते थे या गेमिंग जो खेलना चाहता है अपने स्टोर्स पे ये इनवाइट करते थे लोगों को, पर आवर चार्जेस के हिसाब से गेम्स खेलने देते थे। तो ये कॉन्सेप्ट था जो बहुत पॉपुलर था। तो अब इस तरह से एक चेंज आया इंडस्ट्री में, और जब यहां से हम ऑनलाइन शिफ्ट होना चालू किए तो इनकी थोड़ी सी सेल्स ड्रॉप होना चालू हुई। जब सेल्स ड्रॉप होना चालू हुई तो यहाँ पे एक मार्केट में एक प्रैक्टिस होती है कि आप स्टॉक्स को एनालाइज करते हैं, और यूएस मार्केट्स में एक बहुत बड़ी चीज होती है कि जब भी कोई कंपनी इस तरह की या कोई सेक्टर इस तरह से चेंज होता है तो काफी रिसर्च पेपर्स उस पर निकलते हैं और हेज फंड्स इसमें ट्रेड करते हैं। तो गेम स्टॉक्स के ऊपर भी जब चीजें चेंज होने लगी, जब हम ऑनलाइन जाने लगे, वर्क फ्रॉम होम का कल्चर चालू हुआ, गेमिंग इंडस्ट्री में एक 300% का राइज आया विद इन 8 मंथ्स। अगर आप गेमिंग इंडस्ट्री के ऊपर से रिसर्च पेपर्स पढ़ें तो इनकी सेल्स बहुत तेजी से ड्रॉप होने लगी। अब इसका एक बैकग्राउंड चेक मैं आपको दे दूं तो ब्लॉकबस्टर नाम की एक कंपनी थी जो पहले सीडीज प्रोवाइड करती थी मूवीज की यूएस में, और नेटफ्लिक्स आने के टाइम में ब्लॉकबस्टर एक तरह से ये कह लीजिए जैसे इंडिया में रिलायंस है एक मोनोपोली कंपनी, वैसे ब्लॉकबस्टर एक मोनोपोली कंपनी थी। तो नेटफ्लिक्स के आने के बाद जब ऑनलाइन कंटेंट चेंज हुआ तो जिस दिन नेटफ्लिक्स लिस्ट हुई थी उसी दिन, एग्जैक्ट उसी दिन ब्लॉकबस्टर के शेयर ने अपना टॉप बनाया था, और अगले 6 से 7 साल के बाद 7 साल में ब्लॉकबस्टर बैंकरप्ट होके
बाजार से बाहर चली गई थी और आज नेटफ्लिक्स ग्लोबल लीडर हो चुकी है। तो उसी तरह कुछ एक्सपेक्टेशन ये था कि गेम स्टॉक के साथ भी यही होगा। अब धीरे धीरे चीजें ऑनलाइन शिफ्ट होंगी और ये कंपनी खत्म हो जाएगी। तो एक हेज फंड था मेलविन कैपिटल। मेलविन कैपिटल ने इसमें शॉर्ट्स करना चालू किया और यूएस में जो हेज फंड्स होते हैं उनका मोडस ये होता है कि आप पहले अपनी एक पोजीशन लेते हैं, उसके बाद एक कम्युनिकेशन की साइट है जहां पे लोग अपने चीजें डिस्कस करते हैं, रेडिट नाम की, जहां अगर आप मार्वल मूवीज के फैंस हैं तो आपने रेडिट को बहुत अच्छे से क्लोजली वॉच किया होगा क्योंकि वहीं चीजें, नए अपडेट्स और लीक्स मिलते हैं। तो रेडिट ना सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बल्कि फाइनेंस रिलेटेड डिस्कशंस के लिए भी बहुत ज्यादा यूज होता है। उसमें एक कम्युनिटी थी रॉबिनहुड शेयर्स करके, उसमें ये चीजें डिस्कस होना चालू हुई जब मेलविन कैपिटल ने काफी अच्छे शॉर्ट पोजीशंस ले ली कि ये भी ब्लॉकबस्टर की तरह बैंकरप्ट हो जाएगा। तो अब ये था कि जब हमारी पोजीशंस हो चुकी हैं, हमने मेजॉरिटी पोजीशन ले ली है, तो अब शेयर जब गिरेगा तो हमको बाइंग अपने शॉर्ट सेल्स कवर भी करने हैं, तो हमको पब्लिक चाहिए, एक मासेस की सेलिंग चाहिए, तभी हम अपने शॉर्ट्स को कवर कर पाएंगे। तो जो मोडस होता है हेज फंड्स का, अपनी पोजीशन लेने के बाद ये मार्केट में धीरे धीरे खबर उड़ाना चालू करते हैं कि ये बैंकरप्ट होगी और इसके शेयर्स बेच देना चाहिए, तो पब्लिक पैनिक में सेल करेगी और ये अपने शॉर्ट्स कवर कर लेंगे। बट रेडिट पे कम्युनिटी है रॉबिनहुड कैपिटल, जब इनने देखा कि इस तरह से ये शेयर्स हेज फंड के पास शॉर्ट्स हैं, अगर हम इनकी बाइंग चालू करते हैं तो इनको शॉर्ट कवर करना पड़ेंगे। अब यहां टर्म आता है शॉर्ट स्क्वीज। तो जैसे जैसे कम्युनिटी में अगर आप देखेंगे तो 2 मिलियन मेंबर्स थे और धीरे धीरे जैसे खबर उड़ना चालू हुई तो कम्युनिटी मेंबर्स बढ़ के भी 4 मिलियन हो गए। इन्होंने बाइंग चालू की और पब्लिक को एंकरेज किया कि देखिए इन शेयर्स को खरीदिए। तो एक अनएक्सपेक्टेड बाइंग आना चालू हुई और सेलर्स ड्राई अप होने लगे। और जब तक मेलविन के डिलीवरी की बारी आई तब तक बाजार में डिलीवरी मतलब माल बेचने वाला कोई नहीं था और इनके पास अब शॉर्ट्स कवर करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। मैं आपको गेम स्टॉक का शेयर दिखा देता हूं कि किस तरह से $20-22 से 5 से 6 दिन के अंदर ये 480 तक का हाई बनाया है। इसको कहते हैं शॉर्ट स्क्वीज। इस तरह से एक रिटेल ट्रेडर ने किस तरह से हेज फंड्स को बर्बाद किया है। तो अब ये स्टोरी सुनाने का आज का उद्देश्य ये था कि जब एक रिटेल कम्युनिटी इस तरह से हेज फंड को एक छोटी सी नीच के द्वारा बर्बाद कर सकती है, तो मार्केट में बजट एक बहुत बड़ा इवेंट होता है। और इस तरह की न्यूज़ेस, आप जब बजट स्पीच चलता रहता है तो बड़े प्लेयर्स जिनको एक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है वो सडन स्पाइक्स लाते हैं ऊपर या नीचे की। तो ये कॉशन है आपके लिए कि बजट जब स्पीच चल रही हो तब पैनिक के अंदर कोई ट्रेड मत कीजिए। आप अपनी पोजीशंस को पहले होल्ड करके रखिए, पहले उसको समझिए कि क्या हो रहा है, उसके बाद ही अपनी पोजीशंस को एग्जीक्यूट कीजिए, बाय कीजिए या सेल कीजिए। अपनी पोजीशंस होल्ड कर रहे हैं तो उसको लिक्विडेट करना है या फ्रेश पोजीशंस लेना है, पहले एक बार समझ लीजिए, नहीं तो इसी हेज फंड की तरह आप भी एक बड़ा लॉस कर सकते हैं। अब थोड़ा सा इतिहास देख लेते हैं कि लास्ट बजट आने के टाइम में मार्केट लगभग 3.44% एक रनअप लिया था और 2.42% इसमें बजट के दिन डाउन हुआ था। और उसके पिछले साल 4 साल का देख लें तो 0.3% और 1.96% का एक मूव रहा था। 2018 में 4.16 और 0.7% का मूव रहा है। 2017 में 2.8 और 0.53% का मूव रहा है। वहीं 2016 में 3.3 एंड 7.2% का मूव रहा है। इस तरह से मार्केट में अगर आप देखें ओवरऑल 2019 छोड़ दें तो बाकी लगभग 5 में से 4 साल काफी अच्छी वॉलेटिलिटी रही है। तो वॉलेटिलिटी डाइजेस्ट करने दीजिए। और जैसे हम डेली मॉर्निंग वेबिनार्स में डिस्कस करते आ रहे हैं, इंडिया विक्स के ऊपर की इंडिया विक्स ब्रेकआउट दिया है 23.46 का और 26.33 पे अगला रेसिस्टेंस है। मोस्ट लाइकली मंडे को बजट के दिन हम 26.33 के आसपास ही खुलेंगे। अगर उसको स्लाइस थ्रू करता है तो ये मान के चलिए कि अगले 3 महीने बाजार में वॉलेटिलिटी बहुत रहेगी एंड यू हैव टू बी वेरी कॉशियस विद इट। 1900 के दशक में जब इंडिया में कॉलोनियल रूल था, ब्रिटिश हम पे रूल कर रहे थे, तब एक छोटी सी प्रॉब्लम आई थी कि दिल्ली के अंदर कोबरा से काटे जाने से बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो रही थी। तो जब गवर्नमेंट ने ये देखा कि इसकी वजह क्या है,
तो ये पता चला कि कोबरा की जनसंख्या इतनी बढ़ गई है कि एक नॉर्मल रेसिडेंशियल एरियाज में भी कोबरास आने लगे हैं और जिसकी वजह से लोगों की मौत हो रही है। तो गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया कि अगर कोई भी आदमी कोबरा को मार के उसकी डेड बॉडी लेके आता है तो हम उसको एक सिल्वर की कॉइन देंगे इनाम के तौर पे। तो गवर्नमेंट का ऐसा सोचना था कि अगर हम इस तरह की स्कीम्स निकालेंगे तो लोग कोबरा की पॉपुलेशन बहुत जल्दी कम होगी और हमको इस प्रॉब्लम से निजात मिलेगी। तो प्रोग्राम एक्सिक्यूट हुआ, पूरे में इसका एडवर्टाइजमेंट हुआ और सारी चीजें तैयार हुई। तो धीरे धीरे पहले 3 हफ्तों में जो केसेस थे कि अगर रोज 100 लोग मर रहे थे तो केसेस पहले 3 हफ्ते में ड्रॉप होके लेस देन 20 पहुंच गए। तो 80% ड्रॉप। तो गवर्नमेंट को काफी अच्छा लगा, सबको लगा कि ये स्कीम काफी अच्छी सक्सेसफुल हो चुकी है और कोबरा की पॉपुलेशन कम होने लगी है क्योंकि लोग कोबरा मार के लाते थे और अपना सिल्वर कॉइन ले जाते थे। बट कुछ एंटरप्राइज टाइप के लोग जिनकी बिजनेस वाली मानसिकता है, उन्होंने कोबरास ब्रीडिंग चालू कर दी, कोबरा की फार्मिंग। वो कोबरा को पालने लगे, उनके अंडे से नए बच्चे निकलने लगे तो उनको मार के वो जाके अपना सिल्वर कॉइन ले आते थे क्योंकि कोबरा फार्मिंग वाज रिलेटिवली वेरी चीप व्हेन कंपेयर टू द प्राइस ऑफ अ सिल्वर कॉइन। तो इस तरह से जब गवर्नमेंट को पता चला कि ये तो कोबरा की फार्मिंग होने लगी और इस तरह से हमारा पैसा बर्बाद हो रहा है, तो उन्होंने अचानक एक दिन इस स्कीम को विड्रॉ कर लिया। जब ये स्कीम अचानक एक दिन विड्रॉ हुई तो जो कोबरा फार्मर्स थे उनके पास बहुत सारे अनगिनत मात्रा में कोबरा थे, अब जिनको वो खिला पिला नहीं सकते थे क्योंकि अब वो उनके लिए लॉस मेकिंग सौदा होने लगा। तो उन्होंने कोबरास को फ्री छोड़ दिया। तो जहां कोबरा की 3 हफ्ते में केसेस 80% ड्रॉप हुए थे, वहीं अगले 1 से 1.5 हफ्ते में वो केसेस बढ़ के हो गए 3 गुना। तो इसको इकोनॉमिक्स में अगर बिजनेस स्कूल्स में या एमबीए जिसने भी किया है उनको पता होगा कि बिजनेस स्कूल्स में इस टर्म को, इस कहानी को कोबरा इफेक्ट के नाम से पढ़ाया जाता है कि जहां आप एक प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन खोज के लाते हैं रिपल इफेक्ट सोचे बिना कि इस सॉल्यूशन की वजह से क्या प्रॉब्लम और ज्यादा इंटेंसिफाई हो सकती है। एग्जैक्टली वही हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फिजिकल डेफिसिट के साथ। आप फिजिकल डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए आपने न्यूमरस स्टेप्स उठाए और बिना ये रिपल इफेक्ट देखे कि आगे चल के क्या ये चीज बैकफायर कर सकती है, और एग्जैक्टली वही हुआ जहां हमने 4.2 से फिजिकल डेफिसिट कम करते करते हम 2.7 पे पहुंचे थे, वहां अचानक से हम वापस से 4.5 के ऊपर आने लगे हैं क्योंकि जो शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स थे उन्होंने बहुत ज्यादा सप्रेस किया, लेकिन अब वो वापस से एक्सपेंशन की तरफ चलने लगे हैं, जिसका एक नेगेटिव इफेक्ट आया है इंटरेस्ट रेट्स पे। क्योंकि आपको अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज बहुत हाई रखनी है, एकदम तेज गति से उसको चलाना है, आपको इंटरेस्ट रेट्स बहुत कम रखने पड़ेंगे। तो इंटरेस्ट फिजिकल डेफिसिट इतना हाई है कि उसको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट को सेंट्रल बैंक से या बैंक से बहुत ज्यादा पैसा लगता है, और जब पैसा बहुत ज्यादा गवर्नमेंट ही यूज कर लेती है तो रिटेल जो होम लोन्स हो गए या कॉर्पोरेट लोन्स हो गए, इनके लिए बैंकों के पास पैसा बहुत कम होता है। जब पैसा कम होता है तो आप इंटरेस्ट रेट कम नहीं कर सकते क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई पैसे की बहुत कम है। तो इस वजह से गवर्नमेंट के फिजिकल डेफिसिट की वजह से इंटरेस्ट रेट्स नीचे आने तैयार नहीं है। सेंट्रल बैंक इसमें असमर्थ है कि इंटरेस्ट रेट्स को वो नीचे ला सके। तो ये इकोनॉमिक साइकिल जो बहुत तेजी से घुमाने की कोशिश थी वो बैकफायर होके थोड़ा सा स्लो होने लगा है। ऑस्ट्रेलिया में 1947 के दौर में एक बहुत शौक था लोगों को शिकार करने का। तो जो शिकारी था, एक एंटरप्राइज काइंड ऑफ आदमी था, उसको ये ख्याल आया कि अगर इतना शिकार का शौक है और कैंगरू हमारा नेशनल एनिमल है तो लोग इसका शिकार करते हैं, क्यों ना हम कुछ ऐसा इंतजाम करें कि हमारे कंगारू बचे रहें और लोगों के शौक भी पूरे हो जाएं। तो वो 24 रैबिट्स लेके ऑस्ट्रेलिया पहुंचा था यूएस से, और धीरे धीरे शौक लोगों के बढ़ते गए और चूंकि इजी टारगेट्स थे और इट वाज एन एंजॉयबल गेम, धीरे धीरे रैबिट्स की फार्मिंग चालू हुई और ये इंडस्ट्री अपने आप में ग्रो करने लगी। मगर धीरे 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 करते 1991 से 97 का दौर ऐसा आया जब लगभग वो 24 रैबिट्स जो ऑस्ट्रेलिया पहुंचे थे, रैबिट्स आर नॉट नेटिव टू ऑस्ट्रेलिया, वो बाहर से आए थे। तो 97 आते आते रैबिट्स की संख्या हो गई थी 20 करोड़ के ऊपर, और अब प्रॉब्लम ये हो रही थी कि
धीरे धीरे गवर्नमेंट ने चूंकि पीटा लगने के बाद से गवर्नमेंट ने बैन किया था कि एनिमल हंटिंग और इन सब चीज को आप एंजॉयमेंट के लिए यूज नहीं कर सकते, तो अब वो रैबिट्स खुले छूटने लगे और ऑस्ट्रेलिया की पूरी फसल बर्बाद करने लगे। तो गवर्नमेंट को ये इंसेंटिव और प्लान्स चलाने पड़े कि रैबिट्स को मार के उनको कंट्रोल करना पड़े। कुछ इसी तरह का इफेक्ट आया था 1993-94 से, जब मनमोहन सिंह ने एक बजट जहां इकोनॉमी खोली थी बजट में, वहां से एक इन्फ्लेशन का दौर आया था कि इकोनॉमिक एक्टिविटी, हमने ग्लोबलाइजेशन के दौर में आया था, इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ना चालू हुआ और आज तक हम उन खरगोश को कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। आज भी अगर आप गवर्नमेंट के आंकड़े देखें 97 से अभी तक, तो रिटेल इन्फ्लेशन या WPI आप होलसेल इन्फ्लेशन देखें तो होलसेल 3-4% के आसपास दिखाते हैं, रिटेल इन्फ्लेशन 6 या 7% के आसपास शो करते हैं। लेकिन जब आप मार्केट में जाएंगे, आप रुपी की वैल्यू देखने जाएंगे तो इट इज डेप्रिशिएटेड मोर देन 60-65% पिछले 15 सालों में। तो कुछ उसी तरह से इन्फ्लेशन है और इन्फ्लेशन को जब गवर्नमेंट नहीं कंट्रोल कर पाती है तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का सेकंड काम आता है सेंट्रल बैंक्स के ऊपर। तो सेंट्रल बैंक्स अब इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए उनके पास सिर्फ एक ही हथियार बचता है, क्योंकि वो पॉलिसीज नहीं बना सकते, वो इम्प्लीमेंटेशंस नहीं कर सकते। वो सिर्फ एक काम कर सकते हैं कि वो इजी मनी या लिक्विडिटी को थोड़ा सा टाइटन करके, इजी मनी जब मार्केट में अवेलेबल नहीं रहेगा तो एक्टिविटीज रिलेटेड टू बिजनेस ज्यादा होंगी और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज नहीं होंगी, इस वजह से इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगा। तो ये भी एक प्रेशर डाल रहा है इंटरेस्ट रेट्स को कम ना करने पे। सेंट्रल गवर्नमेंट्स का ये है कि जब तक गवर्नमेंट रिटेल इन्फ्लेशन, एक्चुअल रिटेल इन्फ्लेशन लेस देन 10% नहीं आता है, वो पिछले 2 साल में RBI ने कम करने की कोशिश की है, बट इट इज नॉट टू द डिजायर्ड लेवल कि अगर हमें 5 ट्रिलियन इकोनॉमी जाना है या हमें US से कम्पीट करना है या चाइना से कम्पीट करना है जहां इंटरेस्ट रेट लेस देन 1% है, और आज भी हम इतना इंटरेस्ट रेट कम होने के बाद भी 7-7.5% पे चल रहे हैं। तो ये 2 बड़े चैलेंजेस हैं गवर्नमेंट के, जो इस बजट में लगभग अगले 8 से 10 बजट में गवर्नमेंट को टैकल करना पड़ेगा कि आप इकोनॉमिक एक्टिविटी के पहिए को तेजी से घुमाते हुए इंटरेस्ट रेट को कैसे कम कर सकते हैं, क्योंकि जब तक सस्ता पैसा नहीं मिलेगा कोई भी इंडस्ट्री तेजी से ग्रो नहीं करेगी। अगर आप 14 या 15% पे अगर कॉर्पोरेट लोन्स देते हैं, तो अगर कॉर्पोरेट्स की आप कॉर्पोरेट हिस्ट्री निकाल के देखिए तो एक जो मैक्सिमम एक एवरेज जो प्रॉफिट रेशियो है या जिसको हम पैट बोलते हैं वो 17-18% का। अगर 18% के पैट पे 14% आप इंटरेस्ट रेट दे देंगे तो फिर कंपनीज कमाएंगी कैसे। तो ये एक जो चक्रव्यूह घूमा है इसको कम करने के लिए ये एक बहुत बड़ी चैलेंज होगी, विच फाइनेंस मिनिस्टर शुड एड्रेस इन दिस बजट। यहाँ पे एक रोड मैप तय होना चाहिए, क्योंकि उसकी एक इनिशिएशन उन्होंने सितंबर में 2 साल पहले डिक्लेयर की थी, जब उन्होंने इनकम टैक्स नई कंपनियों के लिए कम किया था। तो वहां पे एक स्प्रेड बनाने की कोशिश की थी कि अगर हम इंटरेस्ट रेट्स कम नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट हम कंपनीज के इनकम टैक्स रेट्स कम कर लें, ताकि वो एक स्प्रेड जो है जो प्रॉफिट बढ़ा सकता है और जिसकी वजह से लोग एक्सपेंशन की तरफ एग्रेसिव हो सकते हैं। पिछले 2 साल में या 3 साल में जिस हिसाब से बजट में इंसेंटिव्स दिए जा रहे थे रिटेल टैक्स पे, इनकम टैक्स के ऊपर या कुछ टैक्सेस के ऊपर छूट दी गई थी, काफी सारे टैक्सेस को मर्ज करके GST के अंदर लाया गया था कि टैक्स ऑन टैक्स या मल्टीपल टैक्सेस हो रहे थे, तो उनको सिंप्लीफाई करके GST के अंदर लाया गया था कि एक टैक्स बेस बढ़ेगा, क्योंकि टैक्स सिंप्लीफिकेशन के बाद से लोग ज्यादा पक्के में काम करना चालू करेंगे और टैक्स देना चालू करेंगे। ये गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन अगर आप रिजल्ट्स देखें जो टैक्स कलेक्शन का बेस है वो लगभग 10.5% के आसपास टू द GDP जाके वहां अटका हुआ है पिछले 10 साल से। तो यहाँ पे एक इस एक्टिविटी को तेज करना ये भी एक गवर्नमेंट के ऊपर एक प्रेशर रहेगा। GDP अगर देखें तो कोविड, हम न्यूज में डिस्कस करते आ रहे हैं कि कोविड की वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो लॉकडाउन पीरियड आया था वहां पे हम स्टैंड स्टिल में आ गए थे, उसके बाद से GDP डिप हुई है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो GDP पिछले 2016 दिसंबर के बाद से ही स्लिप होना चालू हुई थी, जब नोटबंदी होना चालू हुई थी उसके बाद से डिपिंग है। तो इसमें एक बहुत तेज गति लाने के लिए गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ एड्रेस करना पड़ेगा, और अगर इस बजट में नहीं आता है, पिछले 3 बजट से एक्सपेक्टेशंस थी जिसमें नहीं आई, अगर इस बजट में भी नहीं आती है तब फिर ये मार्केट्स के लिए काफी नेगेटिव होगा कि आपको एक रोड मैप नहीं प्रेजेंट कर रहे हैं। 3 साल से मार्केट वेट कर रहा है कि एक रोड मैप प्रेजेंट किया जाएगा कि किस तरह से GDP ग्रोथ को वापस ऊपर लाया जाए। प्राइवेट कंजम्पशन, जैसा हमने डिस्कस किया कि इन्फ्लेशन की वजह से
एक इंटरेस्ट रेट कम नहीं हो रहे हैं। हालांकि बजाज फाइनेंस एक ऐसी कंपनी थी जो एक गेम चेंजर थी, जिसमें एक रिटेल लोन्स देना चालू किए थे कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के ऊपर अगर आप उनके थ्रू परचेजेस करते हैं तो वो आपको इजी EMIs वगैरह देते हैं। बट अगर 2016 से हम देखना, पिछले 4 साल का अगर हम ट्रेंड देखें तो इतनी कंजम्पशन इंक्रीज नहीं हुई है, और पोस्ट कोविड तो इसमें एक नोज टाइप ड्रॉप आई है और नेगेटिव ग्रोथ भी रही है। तो इस तरफ भी गवर्नमेंट को कुछ इंसेंटिव्स देना होगा पर्सनल इनकम टैक्सेस में, कि कुछ कमी दें या कुछ उस तरह की रिबेट्स दें कि इन खर्चों के ऊपर अगर आप, इन चीजों के ऊपर अगर आप खर्चा करते हैं तो कुछ ना कुछ आपको इनकम टैक्स में रिबेट मिलेगी। तो एक अट्रैक्शन बढ़ेगा उस तरफ कि हम कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की तरफ वापस अट्रैक्ट होना चालू होंगे। जहां तक मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग में नेगेटिव ग्रोथ आना चालू हुई है, जब स्पेशली जब नई कंपनीज को और मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में ज्यादा दिया था कि वहां पे नई कंपनीज अगर आप फॉर्म करके इंडिया में मेक इन इंडिया प्रमोट करते हैं तो आपके इनकम टैक्स रेट्स बहुत कम होंगे, आपको टैक्स हॉलीडेज मिलेंगे। उसके बाद भी मैन्युफैक्चरिंग एक नेगेटिव टेरिटरी में चल रही है, तो ये एक बहुत बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और पोस्ट कोविड जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी ये लगभग ऑलमोस्ट खत्म होती जा रही है, और चाइना बहुत तेजी से इस पे ग्रोथ कर रहा है। तो ये एक डबल इम्पैक्टेड सेक्टर है जिसके लिए इनको मेहनत करनी पड़ेगी इसको वापस ट्रैक पे लाने के लिए। तो इसका भी एक रोड मैप एक्सपेक्टेड है मार्केट के द्वारा। तो जो सेंचुरी टेक्सटाइल या इस तरह के छोटे मिड कैप टेक्सटाइल शेयर्स हैं, इस पे आपकी एक वॉच होनी चाहिए कि अगर बजट में इनके कोई रोड मैप, एटलीस्ट इमीडिएटली नहीं लेकिन एक 4 से 5 साल का कोई रोड मैप भी अगर ये तय करते हैं कि इस तरह से हम इस चीज को टैकल करेंगे, वो भी अगर मार्केट को दिखता है तो एक एक्सपेक्टेशन जगेगी और इन स्टॉक्स में काफी अच्छा मूवमेंट दिखेगा। क्योंकि 2-3 इस तरह के इंस्टेंसेस हुए हैं, नीरव मोदी वाले और PNB जो घोटाला हुआ है, और IL&FS जो बैंकरप्ट हुआ है, यस बैंक में जो हुआ है, तो क्रेडिट ग्रोथ के ऊपर से एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट रहा है और इसके ऊपर कॉन्फिडेंस बहुत लो है। बैंक का कॉन्फिडेंस बिजनेसेस को लोन्स देने में बहुत कम है। गवर्नमेंट पुश जरूर कर रही है इसलिए बैंक्स दे रहे हैं, बट जो रिलीज करने वाले लोग हैं उनको ये दिक्कत आ रही है कि अगर ये NPAs हो गए तो हमारा क्या होगा। तो इस तरह का एक भरोसे का जो माहौल होता है पूरा साइकिल का, इकोनॉमिक साइकिल का, वो थोड़ा सा नीचे आया है। फिर जो कैपिटलाइजेशन के लिए, रिकैपिटलाइजेशन के लिए गवर्नमेंट ने कमिट किया था, वहां भी अभी पूरी तरह से फंड्स बैंक्स को प्रोवाइड नहीं किए गए। तो ये भी एक चैलेंज होगा कि जो पहले कमिटेड फंड्स हैं उनको पूरा करना और उसके बाद एक फ्रेश राउंड ऑफ कैपिटल देना बैंकों के लिए, ताकि ये कर्ज का दौर जारी रहे और नए बिजनेसेस को कर्ज मिलते रहे। तो ये क्रेडिट ग्रोथ को वापस ट्रैक पे लाना, ये भी गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। कोविड के बाद से लगभग बजट जितना ही स्टिमुलस गवर्नमेंट दे चुकी है, तो इस समय खजाना गवर्नमेंट का खाली है और फिजिकल डेफिसिट का टारगेट 5% रखे जरूर है गवर्नमेंट इस बजट में। बट चूंकि आप पहले ही बजट जितना पैसा खर्च कर चुके हैं और अब सामने बजट खड़ा है, तो आपको उतना ही 20 लाख करोड़ के आसपास का पैसा वापस लगना है। तो ये मार्केट से उठाया जाएगा। अब मार्केट से उठाया जाएगा तो गवर्नमेंट का डेब्ट भी बढ़ेगा और मार्केट में लिक्विडिटी की भी कमी आएगी, तो इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेंगे। तो ये पूरा एक साइकिल है जो गवर्नमेंट को टैकल करना बहुत जरूरी है। अपने डेब्ट को कम करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा और इसका अगर रोड मैप इस बजट में मिलता है तो मार्केट इसको बहुत पॉजिटिवली लेगा। पोस्ट कोविड जो लॉकडाउन के टाइम में जो फॉल आई थी, उसके बाद से स्टिमुलस की वजह से हमने इतनी वी शेप रिकवरी देखी और हम अपने 13,000 के हाईस को तोड़ते हुए 15,000 के हाई पे आए हैं। क्योंकि मार्केट ये मान के चल रहा है कि करंट बजट में बहुत सारे रोड मैप्स तय होंगे कि अगले 5 से 7 साल में $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ हम कैसे इसमें बढ़ेंगे। आत्मनिर्भर भारत का जो प्रधानमंत्री मोदी का सपना है, उसके ट्विन चैलेंजेस हैं, एक चाइना और दूसरा कोविड। क्योंकि कोविड की वजह से जो MSME की कमर टूटी है, उनको वापस खड़ा करना। हालांकि स्टिमुलसेस दिए गए हैं, अब स्टिमुलसेस का इम्प्लीमेंटेशन कितना अच्छा होता है ये तो अगले 8 से 12 क्वार्टर में क्लियरली पता चलेगा। बट चाइना एक क्लियर चैलेंज उभर के आ रहा है। टेक्सटाइल सेक्टर जहां हम दोहरी मार झेल रहे हैं, वहां चाइना एक बड़ा प्रेशर डाल रहा है। मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर भी, जैसे टेलीकॉम हो गया, टेलीकॉम में हम 5G पे शिफ्ट कर रहे हैं, तो वहां पे इक्विपमेंट्स के लिए तो ये भी चाइना से बहुत सस्ते में आ रहा है। तो ये गवर्नमेंट के ऊपर चैलेंज होगा कि किस तरह से सिंगल विंडो क्लियरेंसेस दे के इन सारे सेक्टर्स को, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को
फटाफट क्लियरेंस देके किस तरह से इनको फटाफट 1 से 1.5 साल में इनके प्रोडक्शन चालू करें, तब हम चाइना के चैलेंज को टैकल कर पाएंगे। नहीं तो चाइना इस मामले में भी हमसे अगले 1 से 1.5 साल में आगे निकल जाएगा। बट ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट ने जो बिट्स एंड पीसेस में प्रोग्राम चालू किए थे, अगर उनके डॉट्स को कनेक्ट करें तो एक बड़ी पिक्चर में दिखता है कि मेड इन इंडिया एक खाली गवर्नमेंट का स्लोगन नहीं था, उसके अंडर में छोटे छोटे सब जो इवेंट्स चालू किए हैं, सबको कनेक्ट करके देखते जाएं तो एक आत्मनिर्भर भारत की तरफ हम बढ़ रहे हैं बहुत सारी चीजों में। अगर आप कोविड का ही एग्जांपल ले लें तो पीपीई किट जहां हम पहले इंपोर्ट करते थे, वहां हम शुरू के 2 महीने में हम आत्मनिर्भर हुए और अगले तीसरे महीने जाते जाते हम एक नेट एक्सपोर्टर कंट्री बन गए हैं। तो इस तरह से अगर हम बाकी इक्विपमेंट्स में भी बहुत तेजी से काम करते हैं तो ये चैलेंजेस बहुत आराम से टैकल किए जा सकते हैं, सब्जेक्ट टू अगेन इसमें भी एक रोड मैप अगले 4 से 5 साल का गवर्नमेंट पेश करती है। तो डोमेस्टिक फ्रंट पे इकोनॉमी को वापस ट्रैक पे लाना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। अब चूंकि क्रिएटिंग डिसेंट जॉब्स, अब ये अपने आप में एक इंटरप्रिटेशन हर आदमी की अलग तरीके से होती है। आधी जो इंडस्ट्री है उसको अलग तरीके से देखती है, उनके हिसाब से गवर्नमेंट जॉब्स ही जॉब्स होती हैं। वहीं जो करंट गवर्नमेंट है और उनकी थिंकिंग है, और जो आधी इंडस्ट्री है वो इससे अलाइन करती है कि सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स ही जॉब्स नहीं होती हैं। आप जॉब क्रिएट करने के लिए आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जैसे मुद्रा लोन इन्हें लॉन्च किया था, अगर उसमें कोई बजटरी एक्सपेंशन होता है और उस जगह से जॉब्स क्रिएट होती हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है, तो उसके ड्यूअल इफेक्ट्स आएंगे। एक टैक्स बेस बढ़ेगा क्योंकि अगर आपकी इनकम बढ़ती है और आप टैक्स भरना चालू करते हैं, या जीएसटी के एटलीस्ट आपका बिजनेस जीएसटी के अंडर में भी अगर रजिस्टर होता है तो आप इनडायरेक्ट टैक्सेस भरना चालू करेंगे। तो इस तरह से एक टैक्स बेस बढ़ सकता है अगर आप डोमेस्टिक फ्रंट पे जॉब्स क्रिएट करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में। थ्रेट्स एंड स्पेंडिंग्स जो है, एक मेजर थ्रेट जो है वो एलओसी पे खड़ा हुआ है कि अगर हम चाइना के साथ वॉर में जाते हैं तो ये कंट्री को लगभग 7 से 8 साल पीछे ढकेलेगा इकोनॉमिक फ्रंट पे, क्योंकि कंपीट जरूर हमारी सेना कर लेगी, हम उनके साथ हेड टू हेड खड़े जरूर हो जाएंगे, बट जो एक्सपेंसेस लगेंगे उसमें, जो आर्टिलरी एक्सपेंसेस हैं, वो चीज हमारी इकोनॉमी पोस्ट कोविड झेलने में बहुत मुश्किल होगा। अगर ये चीज थ्रेट्स कंटिन्यू रहती हैं तो फिर ये बहुत एक अनएक्सपेक्टेड चैलेंज आएगा जिसको इकोनॉमी शायद नहीं झेल पाएगी और हम 5 से 7 साल पीछे रहेंगे। तो इस चीज को भी गवर्नमेंट कैसे चैलेंज करती है या इसको कैसे टेक ऑन करती है, इस पे आगे बजट में देखना होगा। रेवेन्यूज में क्योंकि धीरे धीरे गवर्नमेंट अपने स्टेक्स बेचती जा रही है, प्रॉफिट मेकिंग यूनिट्स में भी बेच रही है, लॉस मेकिंग यूनिट्स को क्लोज कर रही है, प्रॉफिट मेकिंग यूनिट्स में अपने हिस्सेदारी को कम करती जा रही है। तो वहां से जो रेवेन्यूज कम होंगी, वहां पे ऐसा एक्सपेक्टेशन है गवर्नमेंट का कि अगर हम जीएसटी को और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके इसका दायरा बढ़ाते हैं तो वहां से हमारी रेवेन्यूज जनरेट होंगी। तो ये भी एक चैलेंज होगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सारी चीजों में एफडीआई की लिमिट्स बढ़ाई गई है, जैसे टेलीकॉम में भारतीय को अलाउ किया गया 100%। इस तरह से काफी सेक्टर्स खोले जा रहे हैं। यूरिया एक सेक्टर है, फर्टिलाइजर में यूरिया एक सेगमेंट ऐसा है जहां पे शायद इस चीज को 100% किया जाए और डीबीटी चालू किया जाए, तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इसमें थोड़ा सा एक एक्सपेंशन मिलेगा। फिस्कल डेफिसिट जैसे हमने डिस्कस किया था कि 5% के अंदर रखने का चैलेंज है। ऑटोमोबाइल्स के अंदर जो नई पॉलिसी, स्क्रैपेज पॉलिसी आई है कि 8 साल पुराने जो व्हीकल्स हैं तो उनको स्क्रैप किया जाएगा अगर फिटनेस टेस्ट पास नहीं करते, और फिटनेस टेस्ट पास करते हैं तो उनके ऊपर एक ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा। तो ये एक ऑटोमोबाइल के लिए काफी पॉजिटिव चीज रहेगी। अगर स्क्रैपेज पॉलिसी हार्डली इम्प्लीमेंट होती है तो बहुत सारे ऐसे व्हीकल्स हैं, लगभग एक एस्टिमेटेड स्टडी में 20 करोड़ ऐसे ट्रक्स हैं जो स्क्रैप किए जाएंगे। तो ये एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए एक बूस्ट हो सकता है। और अगर रूरल फ्रंट पे ट्रैक्टर्स के ऊपर कुछ सब्सिडी या इस तरह की चीज दी जाती है, उसमें भी स्क्रैपेज पॉलिसी अगर अनाउंस होती है तो रूरल में भी काफी सारे ट्रैक्टर्स हैं जो पिछले 5 साल में ट्रैक्टर्स की ग्रोथ बहुत अच्छी नहीं रही है, तो ये मान के चल सकते हैं कि 7 साल पुराने जितने भी ट्रैक्टर्स हैं अगर वो स्क्रैपेज में आते हैं तो एक बहुत बड़ा बूस्ट होगा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए। और जो लोकल पार्ट्स बन रहे हैं, जो एंसिलरी यूनिट्स हैं, वो अब लगभग 70% यूनिट्स, जो 5 साल पहले तक 30% यूनिट्स थी, वो अब 60 से 70% यूनिट्स मेड इन इंडिया हो गई हैं और इसको अगले 3 साल में
100% मेड इन इंडिया करके आत्मनिर्भर भारत के अंदर लाने की कोशिश है। अगर उसमें कोई इंसेंटिव मिलता है तो ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट होगा। बट अगेन बजट स्पीच पढ़ते समय अगर इस तरह की कोई न्यूज आती है तो ओवर एक्साइटेड होके या पैनिक होके बहुत जल्दी उसमें कोई खरीदी मत कीजिए, वेट कीजिए थोड़ा सा उसको एनालाइज करने के लिए। एविएशन सेक्टर में जो एक प्रधानमंत्री मोदी की महत्वाकांक्षी परियोजना थी उड़ान की, छोटे छोटे स्टेट्स, छोटे छोटे सिटीज में एयरपोर्ट्स डेवलप किए जाएं और एरियल कनेक्टिविटी बढ़ाई है, तो उसके अंदर में अगर कुछ नए एयरपोर्ट्स अनाउंस होते हैं, क्योंकि अभी तक जितने एयरपोर्ट्स अनाउंस हुए थे उनमें लगभग काम कंप्लीट हो चुका है, कुछ चालू हो चुके हैं, कुछ अगले 1 से 1.5 साल में चालू हो जाएंगे। तो इसमें अगर नया रोड मैप, नए 25-30 एयरपोर्ट्स अगर ऐसे आते हैं और एटीएफ में कुछ टैक्सेस में कमी आती है, क्योंकि टैक्सेस में अगर देखें तो ऑयल एंड गैस एक ऐसा है जिनमें टैक्स पे टैक्स और उनके ऊपर भी टैक्स और उसके ऊपर सेस लग रहे हैं। तो ये काफी कॉम्प्लेक्स सिस्टम है टैक्सेशन का कि 1 रुपए की चीज पे 4 बार टैक्स लग के वो सिर्फ टैक्स की वजह से 3 रुपए की हो जा रही है। अगर एटीएफ को एटलीस्ट सिंप्लीफाई करते हैं तो जो इनपुट कॉस्ट है कंपनीज की 30-35% फ्यूल के ऊपर कम होगी, और अगर वो पास ऑन करते हैं एटलीस्ट 50%, यानी 15% भी पास ऑन होता है अगर फेयर्स पे, तो जो आज भी हम ग्लोबली हम लोएस्ट फेयर्स पे चल रहे हैं उसमें और कमी आएगी। तो एक जो एयर ट्रांसपोर्ट है ये बढ़ेगा, और चूंकि जब एयर ट्रांसपोर्ट बढ़ता है तो टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए भी एक बहुत फायदेमंद चीज होती है, क्योंकि अगर कम्यूटिंग टाइम कम होता है तो जहां डेस्टिनेशन पे लोगों को टाइम ज्यादा मिलता है, और ये टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट हो सकता है। तो सिर्फ उड़ान और एटीएफ को अगर ये प्रमोट करते हैं, इसमें थोड़ा सिंप्लीफिकेशन लाते हैं, तो टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए, ना सिर्फ एविएशन, टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए भी एक बहुत बड़ी एक बूस्ट हो सकती है इस बजट के अंदर। बैंकिंग एंड फाइनेंस में जैसे हमने डिस्कस किया कि एक कैपिटल जो पिछला रिक्वायरमेंट था वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, उसके बाद टीयर 2 बॉन्ड्स आने हैं, टीयर 1 एंड टीयर 2 बॉन्ड्स आने हैं, जिसमें 43,000 करोड़ की रिक्वायरमेंट होगी और पिछला 23,000 करोड़ का अभी एडिशनल बॉन्ड्स आने बाकी हैं। तो कुल मिला के ये लगभग 66 करोड़ के आसपास होता है, और इसके बाद अगर फिस्कल डेफिसिट को ये 5% से एक्सीड करते हैं तो 2-2.25 लाख करोड़ की एडिशनल रिक्वायरमेंट आएगी गवर्नमेंट की अपने बजट को पूरा करने के लिए। तो ये एक लिक्विडिटी क्रंच ला सकता है मार्केट में और इंटरेस्ट रेट बढ़ सकते हैं। तो ये एक चैलेंज होगा कि गवर्नमेंट किस तरह से बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा उठाने की जगह सीधे बाजार में जाके स्टॉक मार्केट के थ्रू या बॉन्ड मार्केट के थ्रू जाके डायरेक्ट रिटेल पब्लिक को किस तरह से इन्वॉल्व कर सकती है, क्योंकि हाउस होल्ड सेविंग्स अगर हम देखें तो 3-3.5% से ज्यादा मार्केट्स में नहीं आती हैं। अगर गवर्नमेंट इसको टैप करने में कामयाब हो गई किसी बॉन्ड या इस तरह की चीजों के थ्रू डायरेक्ट पब्लिक से पैसे लेने में अगर गवर्नमेंट सक्सेसफुल होती है, तो इंटरेस्ट रेट्स में काफी तेज गिरावट आएगी जो इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छी होगी। और एमएसएमई की सबसे बड़ी चैलेंज होती है पैसा, कि अगर सस्ता पैसा मिलता है तो वो ज्यादा तेजी से ग्रो कर सकते हैं। सीमेंट, आज की डेट में सीमेंट में हम बहुत कैपेसिटी अगर हम देखें तो हम चाइना के बाद सेकंड नंबर पे आते हैं सीमेंट पे। और जब से नितिन गडकरी ने ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री संभाली है रोड्स की, तो पूरे अगर आप हाईवेज देखें तो पूरे सीमेंटेड हाईवे में, अपनी एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ, कटनी जबलपुर 90-95 किलोमीटर्स, टू बी एग्जैक्ट 105 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है। आज से 3 साल पहले तक जब वहां पे हाईवे बना नहीं था, पुराना हाईवे था, तो हम जब कटनी से निकल के जबलपुर जाते थे 105 किलोमीटर का सफर तय करने में लगभग 2 घंटा 55 मिनट का समय लगता था विदाउट एनी टोल। और अभी जब मैं दिवाली में कटनी से जबलपुर गया था 105 किलोमीटर का डिस्टेंस था, एंड आई कवर्ड दैट इन 55 मिनट्स इंक्लूडिंग टोल्स, जहां मुझे 2 बार टोल पे रुकना पड़ा। तो ये दिखाता है कि जब आप सीमेंटेड हाईवेज बनाते हैं तो आपकी कम्यूटिंग टाइम या आपकी स्पीड कितनी जल्दी बढ़ती है। तो अगर ये एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए है तो आप ये सोचिए कि जो एक शहर से दूसरे शहर या एक स्टेट से दूसरे स्टेट ट्रांसपोर्ट हो रहा है माल, उसमें कितनी तेजी से टाइम घटेगा और एक चक्कर बढ़ेगा कि अगर 2 दिन में पहले एक ट्रक डिलीवर करता था, अगर वो 1.5 दिन में करने लगा तो उसके जो साइकिल है उसमें स्पीड अप आ जाएगी। तो सीमेंट के भाव को कम रखना, क्योंकि सीमेंट के अगर भाव देखें तो लगभग 60-65% एप्रिसिएशन हो चुका है, और नितिन गडकरी ओपनली बोल चुके हैं कि स्टील एंड सीमेंट अगर ये प्राइजेस कंट्रोल नहीं करते हैं तो उनको अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा। एंड सीमेंट इंडस्ट्री इस चैलेंज को काफी
एग्रेसिवली लेगी, क्योंकि इतना बड़ा कंजम्पशन जो गवर्नमेंट है, जो कंज्यूमर है, इतना बड़ा कंज्यूमर, सिंगल कंज्यूमर किसी भी इंडस्ट्री को बहुत जल्दी नहीं मिलता है। तो सीमेंट इंडस्ट्री के ऊपर भी चैलेंज है और गवर्नमेंट के ऊपर भी है कि किस तरह से टैक्स इंसेंटिव या इस तरह की चीजें देके इस इंडस्ट्री को ग्रो कर सकें। फर्टिलाइजर में जो 65,000 करोड़ पहले से सब्सिडी के तौर पे जो कमिटेड थे, उसकी अलॉटमेंट किस तरह से होगी, और अगर उसको इस साल ऐड करके देखें तो एडिशनल 85 से 90,000 करोड़ की रिक्वायरमेंट होगी। तो लगभग ये भी 1.5 से 2 लाख करोड़ के आसपास का आ रहा है। इसका भी रोड मैप तय करना होगा गवर्नमेंट को इस बजट में कि किस तरह से फर्टिलाइजर इस चीज को आगे बढ़ाएंगे डीबीटी के थ्रू, क्योंकि अभी जो पैसा इनडायरेक्ट जा रहा है उसमें बहुत सारा किसान के पास नहीं पहुंचता है, और जिसकी वजह से किसान को डायरेक्ट मार्केट में जाके यूरिया लेनी पड़ती है जो 50-55% महंगी मिलती है। इस वजह से जो क्लैशेस होते हैं उसको खत्म करने के लिए डीबीटी के जो इम्प्लीमेंटेशन है, इसको किस तरह से एक रोड मैप बना के अगले 1 से 1.5 साल में इम्प्लीमेंट करते हैं। ये रोड मैप एक बजट डिस्ट्रीब्यूशन और किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा, अगर इसका रोड मैप आता है तो फर्टिलाइजर कंपनीज के लिए एक ये बहुत बूस्ट रहेगा। और अगर इसमें स्टॉक आप नोट करना चाहें तो एक एनएफएल है, एक आरसीएफ है, और अगर लीडर्स की बात करें तो चंबल फर्टिलाइजर है। ये 3 स्टॉक्स आपकी वॉच लिस्ट में हो सकते हैं। अगर हेल्थ केयर सेक्टर की देखें तो हेल्थ केयर सेक्टर में पोस्ट कोविड हमारे पास बहुत कम बेड्स थे। हम लगभग 3 या 4 बेड पर 10,000 पीपल पे थे प्री कोरोना, लेकिन पोस्ट कोरोना जब हमने बहुत तेजी से ग्रो किया था तो हमने उसको 100 से 150% के बेसिस पे ग्रो किया था, क्योंकि लो बेस था। हम 7 to 8 बेड्स पर 1,000 पीपल पहुंचे हैं। वहीं ग्लोबल स्टैंडर्ड्स देखें तो 27 बेड्स पर 10,000 पीपल है। तो अभी भी यहाँ से हमारे लिए 300 से 400% ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी है। तो इस सेक्टर में जो कंपनीज हैं जैसे अपोलो हॉस्पिटल हो गया जो ग्लोबल लीडर है, फोर्टिस हो गया, इनके शेयर्स पे बहुत अच्छा इफेक्ट हो सकता है कि गवर्नमेंट अगर एक रोड मैप तय करे और जो बजटरी एक्सपेंडिचर है ग्लोबली 8% स्पेंड होता है, हम अभी भी 3% स्पेंड कर रहे हैं। कई डेवलपिंग इकोनॉमी, जबकि हम फास्टेस्ट डेवलपिंग इकोनॉमी है, फिर भी कई डेवलपिंग इकोनॉमी से हम कम स्पेंड कर रहे हैं। अगर ये 3 से बढ़ के एट पार भी हम 8% लाते हैं, विच इज गुड, 150-200% अपसाइड फ्रॉम ईयर। तो इस सेक्टर में बहुत बड़ा पैसा फ्लो होगा, इस सेक्टर के शेयर्स भी काफी तेजी से ग्रो करेंगे। मार्केट लीडर इसमें अपोलो हॉस्पिटल है, तो फोकस उस पर रहना चाहिए। हॉस्पिटैलिटी, चूंकि अभी कोरोना अभी भी लोगों के दिमाग में एकदम फ्रेश है, तो मोस्ट लाइकली इस सेक्टर को अगले 2 से 3 साल बहुत मुश्किल है कि कोई ग्रो होगा। बट अगर इसको कॉन्करेंट लिस्ट में डालते हैं, स्टेट्स की लिस्ट से हटा के, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के एक पूरे पैन इंडिया बेसिस पे एक प्लान बनेगा जो इस इंडस्ट्री को ग्रो कर सकता है। बट अगेन हेडविंड्स बहुत रहेंगे, चैलेंजेस बहुत रहेंगे। तो हम ये सजेस्ट करेंगे कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को अगर अवॉइड करके चलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस इस बजट से नहीं रहेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पूरी जो जोर है मोदी गवर्नमेंट का, वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर है। अब हाईवेज, जैसा हमने डिस्कस किया कि हाईवेज किस तरह से एक गेम चेंजर रहे हैं पिछले 5 साल में। रेलवेज अगर आप देखें तो एक गेम चेंजर रहा है, पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन पे गया है। तो कोल के ऊपर बहुत सारा प्रेशर कम हुआ है, डीजल के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर कम हुआ है। इसी तरह अब अगला जो फोकस है गवर्नमेंट का वो है पाइपलाइन के ऊपर, कि गैस को किस तरह से पाइपलाइन पे शिफ्ट किया जाए। उसके एक मल्टीपल रिपल इफेक्ट्स होते हैं कि अगर गैस आपके घर में अगर पाइपलाइन के थ्रू आती है तो सबसे पहले सिलेंडर्स की जरूरत खत्म होती है। सिलेंडर्स फिलिंग स्टेशन एक जगह होती है और आपके घर पहुंचने में कितने वो स्टेशंस चेंज होते हैं, C&F से गुजर के फिर आपके स्टॉकिस्ट के पास आता है, फिर आपकी एजेंसी में आता है, फिर आपके घर आता है। तो इतना पूरा जो ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंडिचर है, अगर ये बचता है और 50-50 में डिस्ट्रीब्यूट होता है कि जो एक्सपेंडिचर बचा हो 50% गवर्नमेंट आपको बेनिफिट पे पास ऑन कर दे और 50% टैक्सेस बढ़ा के अपने लिए रख ले, तो एक विन विन सिचुएशन होती है। तो इस बजट में इसके ऊपर एक बहुत बड़ा रोड मैप तय होना ऑलमोस्ट ये अनकहा सत्य है कि ये चीज होगी। और चूंकि इसमें बड़ा पैसा लगना है इसलिए FDI 100% इसमें हो सकता है। अभी तक देखें तो एक अदानी गैस और इंद्रप्रस्थ गैस और गेल, 3 कंपनी ऐसी हैं जिनके ऊपर गवर्नमेंट का पूरा फोकस रहा है। नए प्रोजेक्ट्स इन्हीं को अलॉट हुए हैं और इंद्रप्रस्थ गैस दिल्ली के आसपास सीमित है।
अदानी गैस गुजरात और उस तरफ के स्टेट्स में सीमित है, लेकिन गेल एक ऐसी कंपनी है जो पैन इंडिया इसका काम कर रही है। और अगर 100% एफडीआई लिमिट होती है और नया पैसा आता है प्रोजेक्ट वाइज, तो गेल के लिए बहुत अच्छा बूस्टअप होगा। और ये काम बहुत तेजी से जो गवर्नमेंट 5 साल में प्लान कर रही है, ये एफडीआई के रूट से अगर करते हैं तो 3 साल में इसको कंप्लीट किया जा सकता है। तो इसमें एक बजट एलोकेट होने की उम्मीद है। तो इस सेक्टर से गेल को काफी क्लोजली वॉच कीजिए। ऑयल एंड गैस में जो रंगराजन कमेटी का नया फॉर्मूला आया था गैस प्राइसिंग के ऊपर की एक फ्लोर प्राइस सेट हो, अगर गैस के फ्लोर प्राइस सेट होते हैं तो हम नेक्स्ट एक स्टेप ले सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज को पेट्रोल और डीजल से मूव ऑन करके जो डोमेस्टिक फ्रंट पे जो कंज्यूमर की गाड़ियां हैं उनको हम इलेक्ट्रिफिकेशन पे ले जाएं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ। और ट्रांसपोर्टेशन को जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं उनको हम गैस की एलएनजी या सीएनजी की तरफ लेके जाएं। तो उसके लिए अगर इस बजट में रंगराजन कमेटी की सिफारिशें मान के एक फ्लोर प्राइस सेट होता है तो इस इंडस्ट्री को एक बूस्ट मिलेगा। और नितिन गडकरी ने जैसे कहा है कि आप 5% की जगह 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग कर सकते हैं पेट्रोल में, तो वो भी एक ऑयल एंड गैस के लिए एक बड़ा बूस्टअप रहेगा। और इसका मेजर बेनिफिशियरी प्राज इंडस्ट्री रहेगा, क्योंकि प्राज इंडस्ट्री एथेनॉल बनाने में वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है और इंडिया में लिस्टेड है। तो एक प्राज इंडस्ट्री पे आपका फोकस हो सकता है। फार्मास्यूटिकल्स में एपीआई, क्योंकि अभी जब कोरोना में अभी तक चीजें चलती आ रही थी, इसलिए किसी को बहुत क्लियरली ये नहीं था कि हम चाइना पे हमारी डिपेंडेंसी कितनी है। लेकिन कोरोना आने के बाद से जब सप्लाईज बंद हुई 3 महीने के लिए लॉकडाउन की वजह से, तब गवर्नमेंट को ये एहसास हुआ कि हम एपीआई पे किस तरह से चाइना पे 70-75% डिपेंडेंट है। कि अगर किसी दिन सप्लाई इस तरह से दोबारा अगर रुकती है तो हम लाइफ सेविंग मेडिकल्स के लिए हमारे पास मेडिसिन के लिए हमारे पास एपीआई नहीं होगा। तो इस फ्रंट पे लार्ज कैप कंपनीज जो है, बड़ी एस्टैब्लिश्ड कंपनीज हैं, उनको गाइडलाइंस जारी की गई हैं कि आप आर&डी पे पैसा खर्च कीजिए और एपीआईज अपने मेड इन इंडिया बनाना चालू कीजिए। टैक्स हॉलीडेज, टैक्स ब्रेक्स और इंसेंटिव्स और कई तरह के सब्सिडीज दी जाएंगी अगर इस चीज में सक्सेस होती है। तो जिस तरह से कोरोना की दवाई बनाने में हम ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे हमने उसको मैच किया, हम एट पार रहे हैं। अगर एपीआई में भी इस पे इंसेंटिव्स डिक्लेयर होते हैं तो नेक्स्ट 3 इयर्स में हम एपीआई में भी सेल्फ रिलायंस हो जाएंगे और चाइना पे डिपेंडेंसी लेस देन 30% हो जाएगी। तो ये ट्विन सी चैलेंजेस में से एक सेकंड सी का एक चैलेंज एपीआई भी है। और आर&डी के थ्रू अगर इसमें बजट एलोकेशंस मिलते हैं तो नेक्स्ट 3 इयर्स हम इसमें सेल्फ रिलायंस होंगे। तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स में भी मिड कैप कंपनीज में ध्यान दीजिए जिनके पास एपीआई की आर&डीज ऑलरेडी स्टार्ट है। सन फार्मा एडवांस रिसर्च पार्क है, एक एलेम्बिक फार्मा है, इस तरह की कंपनी, इन पे आप फोकस रख सकते हैं। रिटेल में ई कॉमर्स एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो छोटे दुकानदारों के लिए एक दिक्कत का काम हो रहा है। तो ई कॉमर्स के लिए एक कॉन्क्रीट पॉलिसी अब इस बजट में एक्सपेक्टेड है कि एक उस पॉलिसी को फाइनल ड्राफ्ट बना के एक रूल्स के तौर पे कानून बना के उसको पेश किया जाएगा, ताकि इस चीज को जो रिटेल काम कर रहे हैं उनको सेव किया जा सके। और मोदी की एक महत्वाकांक्षी परियोजना और थी यूपीआई की। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में देखें तो अब हम आईपीओ बिना यूपीआई के नहीं भर सकते हैं। तो इस तरह से यूपीआई को धीरे धीरे करके मैंडेटरी करने की तरफ एक रोड मैप इस बजट में तय होगा, जो ये डिसाइड करेगा कि यूपीआई का भविष्य क्या है। क्योंकि ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हम देखें तो नॉन कैश ही है और हम भी उसी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें भी एक इंसेंटिव्स अगर यूपीआई पेमेंट्स पे मिलता है तो लोग भी उसकी तरफ आकर्षित होंगे, और अगर इंडस्ट्री को कोई इंसेंटिव मिलता है तो उस तरफ उनका भी आकर्षण बढ़ेगा। रोड्स के ऊपर जैसा हमने डिस्कस किया था कि रोड्स के ऊपर नितिन गडकरी का बहुत बहुत ज्यादा फोकस है, क्योंकि ये एक सेक्टर है जो रेगुलर पैसा खाता है और हम प्रॉपर आउटपुट नहीं ला पाते हैं। अगर आपने लेटेस्ट में न्यूज वॉच की हो तो डबल डेकर जो ट्रेन चालू हुई थी उसका अगर एनालिसिस देखें तो 2700 ट्रक का माल एक बार में एक ट्रेन कैरी कर सकती है। तो ये रोड्स पे एक बहुत रोड्स का प्रेशर बहुत कम करेगा ट्रांसपोर्टेशन का। तो बजट एलोकेशन भी इसमें कम होने की संभावना है। तो अगर ये 1 लाख करोड़ ढंग से रोड्स को मिलता है तो हम अगले 2 साल में रोड्स के ऊपर ऑलमोस्ट 100% एक ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मीट कर सकते हैं। स्टील सेक्टर के लिए इंपोर्ट ड्यूटी में कुछ कमी हो सकती है और चाइना से जो इंपोर्ट्स आते हैं उस पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा के उसको थोड़ा सा कम किया जा सकता है। इस चीज का ऑलरेडी शेयर्स में प्राइस इन हो चुका है। जो मेटल इंडेक्स है या मेटल के लार्ज कैप शेयर्स देखें तो नीचे से ऑलमोस्ट
80-90% या 100% तक के रिटर्न्स दे चुके हैं। बट अगेन अगर स्टील के लिए इस सेक्टर को अगर प्रोटेक्ट करती है गवर्नमेंट और एक प्रॉपर रोड मैप आता है इस बजट में कि हम चाइना को कर्व करके जो ट्विन सी में चाइना का ये थर्ड चैलेंज होगा स्टील सेक्टर का जहां हमको compete करना है। अगर इस इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए इस बजट में प्रॉपरली गाइडलाइंस तय होती हैं तो ये मान के चलिए कि स्टील इंडिया एक स्टील के मामले में ग्लोबल लीडर होगा अगले 3 साल में, लेड बाय टाटा स्टील एंड JSW स्टील। तो ये 2 स्टॉक आप अपने फोकस इसमें रख सकते हैं पोस्ट करेक्शन। स्क्रैपेज पॉलिसी अगर इसमें भी आती है तो इसमें भी एक एडिशनल एक बूस्ट मिल सकता है इंडस्ट्री को। टेलीकॉम एक ऐसा सेक्टर है जिसके ऊपर पूरा फोकस है गवर्नमेंट का। अगर 5G जैसे भारती ने हैदराबाद में 5G टेस्ट कर लिया है अपना, जियो ने पुणे और लगभग 4 सिटीज में अपना 5G नेटवर्क टेस्ट किया है और अपने ब्रॉडबैंड बिछाने और पैन इंडिया चालू कर दिए हैं। छोटे छोटे शहरों में अब जियो अपना ब्रॉडबैंड नेटवर्क बिछाने लगा है और लगभग 300 से 400-500 रुपए की रेट में 150 MBPS की स्पीड है। तो ये दिखाता है कि किस तरह से टेलीकॉम सेक्टर इंडिया को रेवोल्यूशनराइज कर सकता है। और जियो प्लेटफॉर्म जो इनने काफी तेजी से, क्योंकि गवर्नमेंट के पास BSNL के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, तो ये पूरा सेक्टर प्राइवेट प्लेयर्स पे डिपेंडेंट है। प्रधानमंत्री मोदी की एक महत्वाकांक्षी योजना है वाईफाई की, जो पूरे इंडिया के स्कूल्स, कॉलेजेस और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में फ्री वाईफाई पहुंचे। उसकी तरफ भी जो CSR का पैसा है इसी तरफ फोकस्ड होगा। तो अगर इसमें बूस्टअप मिलता है कि हम 5G इक्विपमेंट्स मेड इन इंडिया बनाने की तरफ अगले 3 साल में इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो ये एक मेजर बूस्टअप होगा, ना सिर्फ जॉब्स के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, बल्कि जॉब्स क्रिएट करने में ये एक बहुत बड़ा एक सेक्टर रहेगा। और कनेक्टिविटी बहुत अच्छी मिलती है तो हम एक ग्लोबल स्टैंडर्ड एट पार आके खड़े हो जाएंगे। इंफॉर्मेशन के तौर पे जो आज हमारे गांव और जो छोटी छोटी पंचायतें जो लैग करती हैं वहां पे हम ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे आगे खड़े होंगे। तो ये एक फोकस होगा और 5G स्पेशली एक फोकस्ड होगा गवर्नमेंट का। 1 लाख करोड़ का इंडस्ट्री का एक्सपेक्टेशन है कि हमें इतना इंसेंटिव अगर मिलता है तो हम 5G को 3 साल में मेड इन इंडिया सारे इक्विपमेंट्स कर देंगे। जो 2 बड़ी कंपनीज हैं उसमें भारती और रिलायंस ने टोटली कमिट किया कि हम चाइना से कोई भी इक्विपमेंट नहीं खरीदेंगे। ये इंसेंटिव का पूरा फायदा अगर वो उठाते हैं तो रिलायंस का शेयर करंट प्राइजेस से भी डबल होने की क्षमता रखता है। 1650 के आसपास अगर पोस्ट बजट स्पीच मिलता है तो एक लॉन्ग टर्म एक्यूमुलेशन के लिए रिलायंस बहुत अच्छा शेयर रहेगा। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जैसे हमने डिस्कस किया था कि अगर इस सेक्टर को प्रोटेक्ट करते हैं तो चाइना के साथ compete करने के लिए, क्योंकि चाइना का 8% एक्सपोर्ट्स केवल टेक्सटाइल से आता है, अगर उसका 50% भी इंडिया कर लेती है एक प्रॉपर पॉलिसी और रोड मैप के तहत, तो हमारे एक्सपोर्ट्स के ऊपर जो प्रेशर आता है, क्योंकि हमारे इंपोर्ट्स ज्यादा है फ्यूल्स के और एक्सपोर्ट्स कम है, एक्सपोर्ट में 10 से 15% की एक अपसाइड ग्रोथ मिलेगी केवल टेक्सटाइल की वजह से। तो टेक्सटाइल के ऊपर देखना होगा। बट चूंकि निर्मला सीतारमन के पिछले अगर आप स्पीचेस देखें तो टेक्सटाइल के ऊपर उनका कभी फोकस नहीं रहा है। तो ये एक चीज टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए देखने के लिए एक इम्पोर्टेंट रहेगी कि टेक्सटाइल में ये क्या पॉलिसी लाते हैं। बहुत ज्यादा हाई होप्स नहीं है, इसलिए इस सेक्टर को हम अपनी तरफ से कहेंगे कि एक अवॉइड लिस्ट में डाल के रखिए। लेकिन अगर कुछ बहुत अच्छा आता है तो सेंचुरी टेक्सटाइल और बॉम्बे डाइंग 2 शेयर हैं जिनको आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हो। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू। Thank you so much for attending this webinar. थैंक यू। ये जो सेशन है, जैसा कि आपने बताया, इकोनॉमी, स्टेट ऑफ इकोनॉमी के ऊपर जिक्र किया, फिस्कल डेफिसिट कैसी रह सकती है, मोमेंटम एंड इन्फ्लेशन का बखूबी एग्जांपल देकर के आपने बताया, ऑस्ट्रेलिया के शिकार का खरगोश का एग्जांपल देकर के आपने बताया, एंड साथ ही साथ जो आपने बताया कि वॉलेटिलिटी बाजार में बरकरार रहेगी, एंड जैसा आपने जीडीपी का जो ग्रोथ है वो आपने दिखाया कि जीडीपी इस वक्त फेल हुआ था कि लॉकडाउन के चलते जहाँ कुछ एक्टिविटीज पे रिस्ट्रिक्ट लगा दी गई थी एंड वर्क फ्रॉम होम चल रहे थे लोगों के, वहां पे एक बाउंस बैक देखने को मिला, अच्छी रिकवरी देखने को मिली जीडीपी में। सर, क्वेरी आ रही है हमारे व्यूवर्स की तरफ से, आम आदमी के लिए, कॉमन मैन के लिए कितना बेनिफिट रह सकता है, ये क्वेरी आई हुई है प्लेटफॉर्म से, तो इस पर आपका क्या व्यू रहेगा सर? देखिए, अब 20 लाख करोड़ के पहले स्टिमुलस आ चुके हैं और करंट बजट में भी लगभग उतना पैसा गवर्नमेंट खर्च करेगी, तो खजाना खाली है। बहुत एक्सपेक्टेड नहीं है कि इनकम टैक्स के ऊपर कुछ गवर्नमेंट करेगी। और जब मौके थे पिछले 3-4 साल में, जब फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में था, तब चीजें नहीं हो पाई। तो करंट चैलेंजिंग सिनेरियो में एक्सपेक्टेशन मेरे हिसाब से तो नहीं है। इंडस्ट्री अपनी एक्सपेक्टेशंस लेके बैठा जरूर है और हर बजट में वो अपनी एक्सपेक्टेशन देते हैं
कि जो 2.5 लाख का, जो 1.5 लाख का भी स्लैब है उसको 2.5 लाख का कीजिए, 5 लाख तक इनकम टैक्स फ्री कीजिए, और जो भी चीजें हैं वो लगभग हर साल रिपीट होती हैं, बट इट फॉल्स ऑन डेफ ईयर्स। सो इस साल भी कोई उम्मीद नहीं है कि पर्सनल फाइनेंस में कुछ होगा। ऑलराइट सर। एंड सर, जैसा कि बाजार का मोमेंटम हम लोगों ने देखा कि एक सेंसेक्स ने अपना जो हाई का बेंचमार्क है 50,000 के पार भी पहुंचा, एंड काफी सारे ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड्स देखने को मिले। एंड सर, कुछ ऑप्शन स्ट्रैटेजीज जो प्रेफर करते हैं ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, जैसे बटरफ्लाई स्प्रेड है, लॉन्ग स्ट्रेडल इन लॉन्ग ट्रायंगल, ये सारे ऑप्शन स्ट्रैटेजीज हैं, तो उसमें आप कौन से बेस्ट स्ट्रैटेजीज रिकमेंड करेंगे अपने ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स को? देखिए, बजट के दिन अगर अगर करना ही है आपको, तो एक बेटर स्ट्रेटेजी है बटरफ्लाई आप कर सकते हैं। आप एट द मनी स्ट्रैडल, जो स्ट्रैडल है उसको बेच दीजिए, और 300 पॉइंट के डिफरेंस पे आप उसको हेज कर लीजिए। जैसे अगर मान के चलें कि जैसे मार्केट 14,500 है, तो 14,500 के आप कॉल और पुट बेच दीजिए, और 300 पॉइंट ऊपर और नीचे की स्ट्राइक से उसको हेज कर लीजिए, ताकि आप जो लॉस लिमिटेड रहेगा आपका 300 पॉइंट्स की स्प्रेड, और जो प्रीमियम आप रिसीव करेंगे उतना ही, मतलब 150 से 180 पॉइंट का मैक्सिमम लॉस रहेगा अगर अनएक्सपेक्टेडली आपके अगेंस्ट जाता है। तो अगर मार्केट साइडवेज रहता है 0.7 0.8% की जोन में क्लोज होता है, तो काफी अच्छा आप प्रॉफिट बना सकते हैं, क्योंकि पोस्ट बजट विक्स एकदम से ड्रॉप होगा, और विक्स ड्रॉप होगा तो प्रीमियम एकदम से ड्रॉप होंगे। तो इस हिसाब से एक ये स्ट्रैटेजी एक आइडियल स्ट्रैटेजी रहेगी। ऑलराइट सर। सर, जैसा कि हम लोग पैंडेमिक के दौर से गुजरे 2020 में, ये बजट जो आने वाला है वो मेक और ब्रेक बजट हो सकता है। एंड जैसा आपने जिक्र किया, हर एक सेक्टर वाइज अगर बात करें, ऑटो सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, फार्मा, हॉस्पिटैलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑयल एंड गैस, इन सारे के रिकमेंडेड टॉप स्टॉक्स आपने काफी अच्छे से रिकमेंड किया है हमारे व्यूवर्स को। सर, इनमें से बेस्ट सेक्टर वाइज अगर बात करें तो आप कौन से सेक्टर रिकमेंड करना चाहेंगे? देखिए, अगर मैं दोनों चीज को कंबाइन करूं, कि टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स को कंबाइन करूं, तो अगर आप देखें तो केमिकल एक ऐसा सेक्टर है जो पिछले 15 से 17 साल से एक साइडवेज फेज में था, और अब केमिकल सेक्टर्स के आप रिजल्ट्स देखें तो ये एक्सपेंशन में आ रहे हैं। तो कुछ ना कुछ पॉलिसी जरूर आ रही है जो स्मार्ट प्लेयर्स को पता है। जैसे हम हेज फंड की स्टार्टिंग में स्टोरी डिस्कस की है कि पहले वो अपनी चीजें एक्यूमुलेट करते हैं, उसके बाद पब्लिक में न्यूज फ्लो करना चालू करते हैं कि जनरल पब्लिक उसमें आए। तो उस तरह का कुछ फेज जो है ये केमिकल सेक्टर के शेयर्स में दिख रहा है, और टाटा केमिकल अपने आप में एक ऐसा शेयर है जो जिसका फ्री फ्लोट लेस देन 10,000 करोड़ है। तो ये बहुत बड़ा एक्सपेंशन हो सकता है। अगर आपको एक एग्जाम्पल देखना हो तो टाटा मेटालिक्स देख सकते हैं आपकी किस तरह से 150 के भाव में, 100-150 के भाव में वो बहुत समय तक कंसोलिडेट करने के बाद एकदम से 1,000 रुपए तक इस तरह से मल्टीफोल्ड रिटर्न्स दिया था। इस तरह से टाटा केमिकल के अगर आप वॉल्यूम पैटर्न्स देखें तो कहीं ना कहीं एक लार्ज एक्यूमुलेशन हुआ है, और अगले 3 से 4 साल में ये बहुत बड़ा एक मल्टी बैगर हो सकता है 5 साल के अंदर में। कि आज 400 के आसपास, 450 के आसपास अगर आपको मिल जाता है, 450 से 375 के बीच में, जहां भी पैनिक में आपको मिल जाए, आराम से इसको अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में एक्यूमुलेट करके रखिए। स्टॉक कहीं भी 2,500 से नीचे अगले 3 से 4 साल में नहीं बिकेगा। 2,500 इसका बेयर मिनिमम प्राइस मिलना चाहिए आपको 3 साल में। और अगर बजट के अंदर अगले 3 बजट के अंदर कुछ पुश मिल जाता है तो ये टारगेट्स बहुत आराम से उसके पहले अचीव हो सकते हैं। सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये जो क्वेश्चंस के आंसर आपने बखूबी दिए, ये हमारे व्यूवर्स को बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगे। एंड इस बार बजट से जो एक्सपेक्टेशन है वो काफी स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशन है। एंड आप तक की पॉइंट्स की जानकारी देना जो कि बजट के बाद अनाउंस होंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। एंड कुछ की पॉइंट्स जो आप सभी के लिए बेनिफिट हो सकते हैं, आपको कैसे करना है रिएक्ट, इसके चलते लक्ष्मी श्री के थ्रू वेबिनार ऑर्गेनाइज्ड है जो कि अंशुल सर के थ्रू रहेगा। एंड साथ ही साथ वेल रिनाउंड स्पीकर, जाने माने पर्सनालिटी सीए निखिल शरावजी द्वारा भी रहेगा। ये वेबिनार मंडे को शाम को 5 बजे ऑर्गेनाइज रहेगा, एंड इसकी सोशल मीडिया हैंडल्स पे सारी लिंक्स अपडेट कर दी जाएंगी। सो प्लीज बी कनेक्टेड विद अस। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे।